ये वीडियो सीरीज कवर करेगी केमिस्ट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को। मेरा नाम शिवांग है और मैं एक बीटेक का फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ एनआईटी जयपुर से। तो लेक्चर का स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीज़ें यहाँ पर क्लियर करना चाहूँगा, या आप बोल सकते हैं कि केमिस्ट्री किस अप्रोच से पढ़नी चाहिए, वो क्लियर करना चाहूँगा। तो यहाँ पे एक कंपैरिजन लेते हैं मैथ्स स्टूडेंट और केमिस्ट्री स्टूडेंट का, बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो साइंस पढ़ रहे होते हैं उनको मैथ्स अच्छी लगती है। ओवर 60-70% लोगों को मैथ्स फेवरेट सब्जेक्ट रहता है। तो मैथ्स पढ़ने टाइम एक अप्रोच क्या होता है, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड रहता है। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करके आप एक्स वाई और जेड की वैल्यू निकाल लेते हैं और अब वापस उन इक्वेशंस में एक्स वाई जेड की वैल्यू पुट करके चेक कर लेते हैं कि आपका आंसर सही है कि नहीं। बट केमिस्ट्री में ऐसा नहीं होता। आपको केमिस्ट्री में डाउट्स रेज होते हैं और वो डाउट हो सकता है आपको उस चैप्टर में क्लियर ही ना हो। आपको उस डाउट क्लियर करने के लिए अगला चैप्टर पढ़ना पड़े, या हो सकता है काफ़ी टाइम बाद आपको वो डाउट क्लियर हो जो बहुत टाइम पहले जागा था। और एक्सेप्शंस के बारे में तो आपको पता ही होगा, केमिस्ट्री में काफ़ी एक्सेप्शंस रहते हैं। जितनी आप थ्योरीज पढ़ेंगे उतने ही या उससे ज़्यादा आपको एक्सेप्शंस भी मिल जाते हैं कभी कभी। तो आप मैथ्स जैसे स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच केमिस्ट्री में नहीं रख सकते। आपको थोड़ा पेशेंस रहना पड़ता है और थोड़ा सा चीज़ों को एक्सेप्ट करना पड़ता है उस मोमेंट पे जिस पर आप पढ़ रहे हैं। आपके डाउट्स क्लियर होते हैं, लेकिन मैथ्स की तरह तुरंत नहीं होते, थोड़ा टाइम लगता है। तो भाई आपको पेशेंट रहना पड़ेगा और थोड़ा सा चीज़ों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, थ्योरीज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो इसी नोट पर हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर, जिसमें हम लोग कंटेंट्स देखेंगे पहले। तो कंटेंट्स हमारे ये हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट्स और सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर क्लास 11। तो पहले हम लोग देखेंगे व्हाट इज केमिस्ट्री। आप ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, लेकिन इस सब्जेक्ट में क्या क्या है, किस किस चीज़ से डील करता है ये सब्जेक्ट, वो सब देखेंगे। नेक्स्ट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मैटर। ये आप मैटर के बारे में क्लास 6 में 7 में पढ़ चुके होंगे ये, लेकिन एज अ चैप्टर होल उसको समझने के लिए आपको यहाँ पर रिवाइज करना जरूरी है कि मैटर एक्चुअली होता क्या है और कितने टाइप का होता है। तो ये चीज़ देखेंगे। नेक्स्ट इज ए स्टडी द लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन मतलब कि केमिकल कॉम्बिनेशन से हमारा ऑब्वियसली मैटर बनेगा, क्यों? तो वो किस किस तरीके से बनता है, उसमें क्या लॉज रहते हैं, वो आप ये 5 लॉज पढ़ेंगे। नेक्स्ट विल बी द डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी एटम के बारे में बताया गया है, एटम से क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ एटम से क्या बनता है। तो ये सब हम देखेंगे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में। एक बार आपको एटम के बारे में पता चल गया तो नेक्स्ट विल बी एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मासेस। एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मास के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट will be mole concept and molecular mass. This is the most important part of this chapter, the mole concept. Next will be predicting molecular formula. This is totally numerical part, जो आपको numerical देखकर easily समझ में आएगा. And the second most important part of this chapter is stoichiometry. जो physical chemistry के जितने भी chapter हैं वो सारे के सारे रिलेटेड हैं स्टोकियोमेट्री को लेकर। आप उधर का कैलकुलेशन बिना स्टोकियोमेट्री की नॉलेज के नहीं कर सकते। तो मोल कॉन्सेप्ट एंड स्टोकियोमेट्री, these topics will be given the most time in this video series, and the rest will be given less time as compared to them. तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग फर्स्ट 4 टॉपिक्स क्लियर करेंगे, स्टार्टिंग विद द इंट्रोडक्शन, दैट इज व्हाट इज केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री वर्ड जैसे आपके दिमाग में आता है या आपने कभी सबसे पहले सुना होगा क्लास 9th में, क्लास 8th में, तो आपके माइंड में क्या आता है, केमिस्ट्री क्या है एक्चुअली। मेरे माइंड में तो ये सब आता था, मैंने एक सर्किल में लिख दिया, गोले में या ओवल बोल लीजिए आप, उसमें लिख दिया। सबसे पहले मेरे दिमाग में आता था कि केमिस्ट्री मतलब बहुत सारी रिएक्शंस, और उसमें गैसेज होती हैं बहुत सारी कलरफुल कंपाउंड्स रहते हैं, कलरफुल सॉलिड्स रहते हैं, लिक्विड्स रहते हैं जो आप तो टीवी में दिखाते हैं, लिक्विड्स लैब में। एटम हो गया, मॉलिक्यूल्स हो गया, कंपाउंड्स हो गया, ये सब मेरे दिमाग में आता था केमिस्ट्री को लेकर कि केमिस्ट्री ये सब होता है। एनसीईआरटी की बुक में आपको ये डेफिनेशन दी गई है जो टफ है याद करने में और ज़्यादा सेंस भी नहीं बनाती, लेकिन चलिए ठीक है, मैंने डाल दिया क्योंकि एनसीईआरटी में है। अच्छी डेफिनेशन है।
वो जो मेन डेफिनेशन जो पूरा कवर करती है कि व्हाट इज केमिस्ट्री, वो यहाँ नीचे लिखी हुई है, ये वाली। मैं उसको थोड़ा बॉक्स में लाता हूँ, ये वाली कि केमिस्ट्री डील्स विद द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज कंपोजिशन ऑफ मैटर एंड या रिएक्शंस भी बनाने पर। किसी भी मैटर के स्ट्रक्चर से डील करेगा वो केमिस्ट्री, कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज को डील करेगा वो भी केमिस्ट्री, और जो ये सारे मैटर एक दूसरे से रिएक्ट करेंगे उनको भी डील करेगा केमिस्ट्री। तो ये हमारी कंप्लीट डेफिनेशन है केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री डील्स विद द स्ट्रक्चर प्रॉपर्टीज एंड कंपोजिशन ऑफ मैटर एंड द रिएक्शंस विद वन अनदर। नेक्स्ट, ये आपको समझ गया कि केमिस्ट्री किस डील करती है, ओवरऑल मैटर से, उनकी रिएक्शन से, कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज एंड स्ट्रक्चर। तो एक्चुअली मैटर है क्या? मैटर क्या है? मैटर है एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज अ मास इज कॉल्ड मैटर। कोई भी चीज़ जो जगह घेरती है और जिसका मास है वो मैटर है। आपका पेन एक मैटर है, आपका मोबाइल फ़ोन एक मैटर है, आप खुद एक मैटर है, ताकि बगल में कुछ भी रखा हुआ है वो एक मैटर है। तो क्या एयर एक मैटर है? ये आपको सोचना पड़ेगा। ये आप जवाब दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट लेक्चर में आपको इसका आंसर मिलेगा। मैटर एग्जिस्ट करता है 3 फिजिकल फॉर्म में, ये भी आप क्लास 7th में पढ़ चुके होंगे मोस्टली, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पर ये वाला क्लासिफिकेशन। मैटर इज क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट्स, मिक्सचर एंड प्योर सब्सटेंसेस। Mixtures are further classified into homogeneous mixture and heterogeneous mixture, and pure substances are classified into elements and compounds. Homogeneous mixtures की बात करें तो आप वाटर में शुगर डिसॉल्व कर दीजिए, शुगर सिरप जिसको आप बोलते हैं, तो वो आपकी होमोजेनियस मिक्सचर है। वो वाटर एंड शुगर कंबाइन होके सिरप बना चुका है। उसमें ना तो आपको वाटर दिख रहा है ना शुगर दिख रहा है कम्प्लीटली, दोनों ने मिलके एक कंप्लीट न्यू फेज बना दिया है, दैट इज कॉल्ड सिरप। तो वो एक पूरा होमोजीनियस है ऊपर से नीचे तक। और वहीं आप अगर वाटर में आप राइस डाल देते हैं, राइस नहीं डिजॉल्व होंगे, तो आपको वाटर भी दिखेगा, राइस भी दिखेगा। तो आपको 2 फेजेस दिखेंगे उधर एक गिलास में, दैट इज हेटेरोजीनियस मिक्सचर। 2 फेजेस दिखेंगे। आप उसमें तीसरा चीज़ डाल दीजिए, हो सकता है वो डिजॉल्व हो जाए ना भी हो, तो दैट विल बी अ हेटेरोजीनियस मिक्सचर ओवरऑल। नेक्स्ट वी हैव दिस प्योर सब्सटेंसेस क्लासिफाइड इनटू एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। एलिमेंट्स मतलब कि आपका गोल्ड, सिल्वर, सोडियम, कैल्शियम, जो भी हमारा ये प्योर फॉर्म में एलिमेंट्स रहते हैं, प्योर फॉर्म में, लाइक जैसे जो मैंने मेंशन किया है कॉपर वगैरह, ये भी हमारे मैटर हैं, ये भी हमारे स्पेस लेते हैं। एंड कंपाउंड्स, द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज एलिमेंट्स इन अ फिक्स रेशियो इज कॉल्ड कंपाउंड्स। ये कंपाउंड्स की डेफिनेशन है। इन्हीं एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन से हमारे कंपाउंड्स बन गए हैं। तो आप कह सकते हैं कि कंपाउंड्स भी तो, हाँ कंपाउंड्स एक हेटेरोजेनियस मिक्सचर है कि नहीं। तो ये हमारा दूसरा हो सकता है कि ये अलग अलग क्यों कैटेगराइज कर रखे हैं, कि कंपाउंड्स भी तो एक हेटेरोजेनियस मिक्सचर हो सकता है क्योंकि वो एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन से बन रहा है। तो इसका जवाब भी आपको मिलेगा नेक्स्ट वीडियो सीरीज में। तो ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन की। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, देयर आर 5 लॉज एक्चुअली। द फर्स्ट लॉ इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, सेकंड is law of definite proportions, third one law of multiple proportions, fourth is the Gale-Sachs law of gaseous volume, and fifth is Avogadro law. हम लोग पहला वाला डिस्कस करेंगे, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो ये क्या बोलता है कि आप मास को क्रिएट नहीं कर सकते और डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, जितना स्टार्ट में था उतना ही पहले रहेगा। तो आपको समझने के लिए ये रिएक्शन देखना पड़ेगा, तो आपको बेटर समझ में आएगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बोलता है कि आप मास को ना तो क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। मास कैन नेवर बी क्रिएटेड और नेवर बी डिस्ट्रॉयड। तो इसको आप एक एग्जांपल से समझिए। ये रिएक्शन है हमारी वाटर फॉर्मेशन की, 2H2 plus O2 gives 2H2O। तो यहाँ पे 4 grams ऑफ हाइड्रोजन एंड 32 grams ऑफ ऑक्सीजन कंबाइन करता है तो 36 grams ऑफ वाटर बनता है। तो इसमें अगर आप मास ऑफ रिएक्टेंट्स देखें तो 32 ग्राम्स प्लस 4 ग्राम्स
is 36 grams and mass of product देखें that is also 36 grams. तो मास ऑफ रिएक्टेंट और मास ऑफ प्रोडक्ट सेम है और ये हमेशा होल्ड्स ट्रू. कभी भी ऐसा नहीं होगा कि वाटर यहाँ पे 38 ग्राम बन जाए या 34 ग्राम बन जाए या 30 ग्राम बन जाए. यदि आपने 38 ग्राम वाटर बना दिया तो इसका मतलब है आपने 2 ग्राम एक्स्ट्रा वाटर कहीं से प्रोड्यूस कर दिया. और यदि आपने 2 ग्राम कम बनाया तो इसका मतलब कहीं कहीं आपका 2 ग्राम वेट डिस्ट्रॉय हो गया. बट ऐसा नेचर में पॉसिबल नहीं है. पर अगर ऐसा हो रहा है तो आपकी मेजरमेंट मिस्टेक है. तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यही बोलता है कि मास ऑफ रिएक्टेंट हमेशा मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर होगा और आप मास को ना तो क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. द नेक्स्ट वन इज द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन. तो इसमें आपको ये 4 एलिमेंट दिख रहे होंगे. पहले आप डेफिनेशन देखिए. लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन बोलता है कि आप कोई भी 2 एलिमेंट लीजिए और उनको कंबाइन करिए. वो हमेशा सेम रेशियो में कंबाइन होने वाले हैं. मान लीजिए आप एक सिंपल एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं. आपका दोस्त कर रहा है आपके साथ. आप एक मान लीजिए आप NaCl बना रहे हैं. एक आप बनाएंगे, आपका दोस्त बनाएगा और एक आपके पास सैंपल आ रहा पहले से है. ऐसा कभी नहीं होने वाला कि आप जो NaCl बनाएं उसमें Na और Cl का रेशियो अलग हो और आपका दोस्त जो बनाए उसमें सोडियम क्लोराइड में NaCl का रेशियो अलग हो. ऐसा कभी नहीं होने वाला. Na और Cl, सोडियम और क्लोरीन हमेशा कंबाइन करेंगे एक फिक्स रेशियो में. वो कभी भी चेंज नहीं होगा इररिस्पेक्टिव कोई भी उसको फॉर्म करे. दैट इज द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस. आपके पास जो पहले से बना सैंपल है उसमें भी वही रेशियो रहेगा NaCl में. तो दिस इज द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस. कोई भी 2 एलिमेंट कंबाइन करेंगे दैट विल ऑलवेज combine in the same proportion all the time. Okay, next one is the law of multiple proportions. अब इसमें क्या है कि पहले क्या था कि 2 एलिमेंट, अगर हम बात करें कि लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस की, तो उसमें क्या था कि 2 एलिमेंट कंबाइन हो रहे हैं एक नया कंपाउंड बनाने के लिए. तो उसमें कोई भी वो कंपाउंड बनाए, किसी भी तरीके से बनाइए, द रेशियो ऑलवेज रिमेन्स सेम. द रेशियो ऑलवेज रिमेन डेफिनेट. ये देखिए एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑलवेज. ओके. लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या है कि आप 2 एलिमेंट्स यूज करेंगे और उससे अलग अलग कंपाउंड्स बनाएंगे. फॉर एग्जांपल आपने हाइड्रोजन लिया, ऑक्सीजन लिया, पहले उससे वाटर बनाया, अगली बार उससे हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाया. 2 अलग अलग कंपाउंड्स बनाए आपने. तो उसमें यदि आप किसी एक एंटिटी या फिर एक मॉलिक्यूल आप बोलिए उसका वेट सेम कर देते हैं, तो आप देख लीजिए कि मान लीजिए आप इसमें एग्जांपल में आप हाइड्रोजन हमेशा 2 ग्राम्स है दोनों केसेस में, तो आपको ऑक्सीजन ज़्यादा लेना पड़ेगा या चेंज हो जाएगा. तो वो जिस सेंस में चेंज होगा वो हमेशा रेशियो होगा एक स्मॉल होल नंबर का. दैट इज अ लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन. मतलब कि पहले अगर वाटर बनाने में आपको 16 ग्राम ऑक्सीजन लगा था तो पर ऑक्साइड बनाने में 32 ग्राम लगेगा. हमेशा एक स्मॉल होल नंबर का रेशियो रहेगा. मतलब कि कभी भी 34 नहीं होगा, 36 नहीं होगा, 32 नहीं होगा, 30 नहीं होगा. द रेशियो विल ऑलवेज बी इन स्मॉल होल नंबर्स. मतलब कि 1:2 हो सकता है. आप कोई और दूसरा कंपाउंड बनाए तो 1:3 हो सकता है, 1:4 हो सकता है, 2:3 हो सकता है. इट ऑल डिपेंड्स ऑन द कंपाउंड यू आर मेकिंग थ्रू द एलिमेंट्स. इट विल ऑलवेज बी इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स. दैट इज द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस. एक बार और इसको रिपीट करें तो यदि आप दो सेम एलिमेंट्स को यूज करके डिफरेंट कंपाउंड्स बना रहे हैं और उसमें एक एलिमेंट का मास फिक्स कर दिया, तो जो दूसरे एलिमेंट्स के मास वेरी करेंगे ना, उनका जो रेशियो रहेगा वो हमेशा एक स्मॉल होल नंबर रहेगा. दैट इज अवर लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे गे-लुसाक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम. तो इसमें पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं. When gases combine or are produced in a chemical reaction, they do so in a simple ratio by volume provided all gases are at same temperature and pressure. अगर टेम्परेचर और प्रेशर सेम रहता है तो जब भी कोई 2 गैसेस किसी रिएक्शन में कंबाइन करेंगी या कोई गैस किसी रिएक्शन में फॉर्म होगी, तो ये सब इन सब का रेशियो हमेशा सेम रहेगा. सिंपल रेशियो रहेगा, एक सेम रहेगा हमेशा. आप इसका एग्जांपल देखिए.
ये भैया देखिए, आप वाटर बना रहे हैं, H2 प्लस हाफ O2 गिव्स H2O। आप अगर 100 ml हाइड्रोजन लेते हैं एंड 50 ml ऑक्सीजन लेते हैं तो आपको मिलेगा 100 ml वाटर। ये कैसे हो रहा है आपको अभी शायद समझने में दिक्कत हो सकती है, बट आफ्टर अंडरस्टैंडिंग स्टोकियोमेट्री आई बेट दिस इज ऑल बिकम ईजी कि ये 100 कैसे हुआ, ये 100 हुआ तो ये 50 कैसे हो गया, बिकॉज यहाँ पे 1 मोल है और यहाँ पे 1/2 है, तो एक के लिए आधा चाहिए 50। अभी ये थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा होगा, बट आफ्टर स्टडिंग स्टोकियोमेट्री इट बिकम्स क्वाइट ईजी टू जस्ट राइट डायरेक्टली हाउ मच वॉल्यूम विल बी रिक्वायर्ड। तो जब 100 ml हाइड्रोजन लेते हैं तो आपको 50 ml ऑक्सीजन चाहिए होगा, क्योंकि तो एक के लिए यहाँ पे 1/2 लग रहा है, एंड नेक्स्ट विल हमारा एक बनता है तो यहाँ पर 100 ml वाटर चाहिए। तो आप रेशियो देखिए, दो गैसेस कंबाइन हो रही हैं, उनका रेशियो हमेशा 2:1 रहने वाला है, सिंपल रेशियो रहेगा। और इधर देखिए आप, इधर आप जैसे इन दोनों का देख लीजिए, 50 ml 1 ml, इनका भी हमेशा 1:2 रहेगा। तो गेल-लुसाक्स लॉ बोलता है कि जब भी दो गैसेस किसी रिएक्शन में कंबाइन होंगी तो वो हमेशा कंबाइन होंगी एक सिंपल फिक्स रेशियो में, और अगर कोई गैस फॉर्म भी हो रही है तो उसका रिएक्टेंट गैस से जो रेशियो रहेगा वो भी एक सिंपल फिक्स रेशियो रहेगा, एक स्मॉल होल नंबर रेशियो रहेगा। दैट इज अवर गेल-लुसाक्स लॉ। द नेक्स्ट वन वी हैव इज दिस एवोगैड्रो लॉ, जो कि बहुत कंफ्यूजिंग है, that with that Avogadro number that we use in stoichiometric calculations, that is different, but here Avogadro law is different. It says कि यदि आप टेम्परेचर और प्रेशर सेम रखते हैं, इफ यू कीप द टेम्परेचर एंड प्रेशर सेम, then equal volume of gas will contain equal number of molecules. यदि आप टेम्परेचर और प्रेशर सेम रखते हैं तो इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैस, किसी दो गैसेज जिनका वॉल्यूम इक्वल है उनके पास इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एवोगैड्रो लॉ। होप इट इज क्लियर। It will be more clear when we study more concept in stoichiometry, and I will keep revising these topics during those lectures also, so that it all makes sense altogether. The next one we have this Dalton's atomic theory. During the laws of chemical combination were proposed, scientists were researching about this what we call what is actually differentiating these different matters with, because सबको पता था कि अलग अलग मैटर है, सबके पास अलग अलग प्रॉपर्टीज है। जैसे सबको पता चल गया था कि ये गोल्ड है, ये कॉपर है, भले नाम से नहीं पता हो लेकिन पता था सबका अलग अलग प्रॉपर्टीज है, और गाइज वर यूजिंग, उस समय लोग यूज कर रहे थे फॉर देयर पर्पस, बट दे वर रिसर्चिंग अबाउट what is making them different actually। तो डाल्टन ने यही थ्योरी प्रपोज की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि कोई भी मैटर है वो बना है बहुत ही छोटे छोटे एंटिटीज से। वो एंटिटी क्या है? एटम। एटम किसी भी मैटर की सबसे छोटी यूनिट है। इसको दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि बहुत ही छोटे छोटे एक सबसे छोटी यूनिट है एटम, वो उनके कॉम्बिनेशन से बना है मैटर। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट वही है, मैटर कंसिस्ट ऑफ इनडिविजिबल एटम। ये सबसे छोटी यूनिट है, तो ना तो आप इससे छोटा जा सकते हैं, मतलब कि आप इसको डिवाइड नहीं कर सकते, आप इसको कट नहीं कर सकते, तो ये हमेशा सबसे छोटा यूनिट रहेगा, आप इससे छोटा जा नहीं सकते। तो मैटर कंसिस्ट ऑफ इनडिविजिबल एटम्स, और हर एटम की अपनी एक प्रॉपर्टी है, हर एटम का अपना एक मास है, हर एटम एक डिफरेंट वे में एक्ट करता है सराउंडिंग को। तो ये सारे एटम्स, कोई एक एटम जब अपने तरीके के बहुत सारे एटम से कंबाइन हो रहा है तो वो एक मैटर प्रोड्यूस कर रहा है, वैसे एक डिफरेंट टाइप का एटम कंबाइन करके डिफरेंट मैटर बनाएगा। इसी वजह से सारे अलग अलग मैटर उठाते हैं, तो सबका अलग अलग प्रॉपर्टी है। तो ये हमारा सेकंड पॉइंट हो गया। ऑल द एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग आइडेंटिकल मास। मतलब कि कोई मैटर उठाइए तो उसमें जितने भी एटम होंगे सब आइडेंटिकल रहेंगे। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट डिफर इन मास, मतलब कि आप दो डिफरेंट मैटर लीजिए तो उनके जो एटम्स होंगे वो अलग अलग होंगे, उनका मास अलग अलग होगा। थर्ड पॉइंट कि जब यही एटम किसी दूसरे टाइप के एटम से कंबाइन करते हैं तब हमारा कंपाउंड बनता है। मतलब कि जैसे आपके पास हो गया
कैल्शियम का एटम हो गया एंड क्लोरीन का एटम हो गया। तो कैल्शियम का एटम एंड क्लोरीन का एटम कंबाइन करेगा तो कैल्शियम क्लोराइड बनता है, एंड कैल्शियम क्लोराइड बनता है तो डिफरेंट एलिमेंट्स डिफरेंट रेशियो में एक कंबाइन करते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड बनते हैं। जैसे कि NaCl है तो सोडियम और क्लोरीन के एटम्स 1:1 रेशियो में कंबाइन किए तो NaCl बन गया। ये रेशियो हमेशा फिक्स रहेगा, या समझ सकते होंगे दैट इज द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शंस। कोई भी दो एलिमेंट या दो एटम कंबाइन करेंगे एक फिक्स रेशियो में, वो रेशियो हमेशा फिक्स रहेगा और वो बनाएंगे एक कंपाउंड। और ये कंपाउंड कैसे बन रहे हैं? जब एलिमेंट्स कंबाइन हो रहे हैं, कंबाइन कैसे हो रहे हैं? रिएक्शंस के थ्रू। दैट इज अवर 4 पॉइंट। द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स। एटम्स रीऑर्गेनाइज होते हैं, एक दूसरे से कंबाइन होते हैं डिफरेंट एटम्स, और केमिकल रिएक्शंस के थ्रू तो हमारे कंपाउंड्स बनते हैं उससे। तो ये लास्ट लाइन है, दीज आर नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। एटम्स को ना आप क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। क्यों? बिकॉज दे आर द स्मॉलेस्ट यूनिट, उससे छोटा आप बना नहीं सकते। एटम्स इज द स्मॉलेस्ट एंटिटी पॉसिबल। थैंक यू, and in the next lecture we will start atomic masses mole concept. Thank you.